हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पर। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मन लग रहा होगा पढ़ाई में, और इस लेक्चर सीरीज़ का भी आप भरपूर प्रयोग कर रहे होंगे। ये मैं ये समझ रही हूँ कि थोड़ा सा टफ है पॉलिटी पार्ट, बट अगर हम अच्छे से सीखेंगे तो सीख ही जाएंगे। ठीक है, तो आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं, दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो जानते हैं क्या इनके पावर्स हैं, क्यों ज़रूरी है सुप्रीम कोर्ट, और बहुत सारी चीज़ें इसमें हम जानेंगे। थोड़ा सा ये जो वीडियो है वो लंबा होने वाला है क्योंकि ये बहुत ही वाइड चैप्टर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। Unlike the American Constitution, the Indian Constitution has established an integrated judicial system with the Supreme Court at the top, high courts below it, under a high court, and क्योंकि हाई कोर्ट स्टेट में होता है, वो हाईएस्ट होता है स्टेट का। ठीक है, और फिर उसके अंडर आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, और ये हायरार्की है पूरी। ठीक है, और जानते हैं क्या है आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक, और पार्ट 5 में ही क्या गिवन है, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुरिस्डिक्शन, पावर्स, प्रोसीजर्स एंड सो ऑन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो हम कहाँ जाएंगे, आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक गिवन है, उसी में सारे इनके बारे में बताया गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है, क्या क्या प्रोविजंस, क्या क्या उनके पावर्स होते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्यों इतनी इम्पोर्टेंस है सुप्रीम कोर्ट की, इस बारे में बताया गया है। तो कंपोजिशन जान लेते हैं। एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ, इसमें जो गिवन है वो 34 जजेस के बारे में बता रहे हैं, 1 चीफ जस्टिस एंड 33 अदर जजेस। In 2019, the center notified an increase in the number of Supreme Court judges from 31 to 34, including the Chief Justice of India. This followed the enactment of Supreme Court Number of Judges Amendment Act 2019. ठीक है, आगे जानते हैं। Originally, the strength of Supreme Court was fixed at 8, 1 चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जजेस। मतलब पहले ये था कि 8 पे फिक्स कर दिया गया था, 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे, बाकी 7 अदर जजेस होते थे। ठीक है, द पार्लियामेंट हैज़ इंक्रीज दिस नंबर ऑफ अदर जजेस प्रोग्रेसिवली टू 10 इन 1956, फिर 13 कर दिया गया 1960 में, 17 कर दिया गया 1977 में, 25 किया गया 1986 में, 30 कर दिया गया था 2008 में, और 2019 में 33 कर दिया गया। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जान लेते हैं, कैसे अपॉइंटमेंट होता है इनका। तो द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सबको पता है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट as deems necessary. The other judges are appointed by the President after consultation with the Chief Justice and other such judges of the Supreme Court and High Courts as he deems necessary. ठीक है, the consultation with the Chief Justice is obligatory in case of appointment of a judge other than Chief Justice. यानी कि प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेंगे तभी अदर जजेस को अपॉइंट करेंगे, लेकिन जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट होता है तब वो सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस से कंसल्ट करते हैं और हाई कोर्ट के जजेस से कंसल्ट करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी रही हैं, उस पर नहीं पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे जानते हैं कि क्या आगे फर्दर प्रोविजंस हैं। क्वालिफिकेशंस जान लेते हैं। ठीक है, क्या है इनकी क्वालिफिकेशन। ही शुड बी सिटीज़न ऑफ इंडिया, सभी को पता है, ये एक कह सकते हैं प्राइमरी क्वालिफिकेशन होती है, ये होनी ही चाहिए। किसी भी ऊंचे ओहदे में अगर है कोई भी इंसान, जो भी हायर पोस्टर्स को जितनी भी है, उनमें ये क्वालिफिकेशन तो कॉमन है। ठीक है, ही शुड बी
ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन फॉर 5 years। 5 years के लिए कम से कम किसी भी हाई कोर्ट के जज होने चाहिए। और ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 years। 10 years इसके लिए हाई कोर्ट के मान लीजिए एडवोकेट रहे हैं तो इनकी क्वालिफिकेशन हो जाती, क्वालिफाई कर। ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर कोई डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट है और ये ओपिनियन प्रेसिडेंट का है तो भी ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। फ्रॉम अवर इट इज़ क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड अ मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एज अ जज फॉर द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, क्या ओथ और अफर्मेशन लेते हैं वो जान लेते हैं। अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस हैज़ टू मेक एंड सब्सक्राइब एन oath or affirmation before the president or some person appointed by him for this purpose। In his oath a judge of the Supreme Court swears। क्या swear करते हैं वो जानते हैं। To bear true faith and allegiance to the Constitution of India, to uphold sovereignty and integrity of India, to duly and faithfully and to the best of his ability, knowledge and judgment perform the duties of the office without fear or favor, affection or ill will, to uphold the Constitution and the laws। यानी कि लगभग वही ओथ जो प्रेसिडेंट लेते हैं, जो एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेते हैं, वो सेम है। कुछ इसमें कह दे कि कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करेंगे, कोई भी जब न्याय देते वक्त किसी के प्रति इल विल नहीं रखेंगे, कोई दुर्भाव नहीं रखेंगे, कोई फेवर नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। सैलरी एंड अलाउंसेस जान लेते हैं। सैलरी एंड अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, लीव एंड पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है टाइम टू टाइम। ठीक है, दे कैन नॉट बी वेरीड टू डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती तभी इनके कुछ चीज़ें रोकी जा सकती, अदरवाइज सारा उनको सैलरी और अलाउंस मिलता रहेगा। ठीक है, अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में लगी नहीं है जो आर्टिकल 360 के तहत लगती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई समय में आया नहीं है कि ऐसा हो। ठीक है, आगे जानते हैं टेन्योर क्या होता है वो जान लेते हैं। ही होल्ड द ऑफिस until he attains the age of 65 years तक रहते हैं। Any question regarding his age is to be determined by such authority and in such manner as provided by। कोई मान लीजिए इनकी एज को लेकर कोई इशू होता है तो ये सारी चीज़ें कौन डिटरमिन करते हैं, वो पार्लियामेंट ही करते हैं, टाइम टू टाइम करते रहते हैं। ही कैन रिज़ाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू प्रेसिडेंट। रिज़ाइन कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को लिख कर, चिट्ठी लिख करके अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। He can remove from his office by the president on recommendation of the parliament। रिमूव किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, आगे जानते हैं इनका रिमूवल जान लेते हैं कैसे होता है, क्योंकि ये कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो रिमूवल जानते हैं। तो द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 का है, रेगुलेट्स द प्रोसीजर रिलेटिंग टू द रिमूवल ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाय अ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। ठीक है, अ रिमूवल मोशन साइंड बाय 100 मेंबर्स इन द केस ऑफ लोकसभा और 50 मेंबर्स इन द केस ऑफ राज्यसभा इज गिवन टू द स्पीकर और चेयरमैन। मान लीजिए कोई रिमूवल का मोशन लोकसभा में आ रहा है तो 100 मेंबर्स की को साइन करना होगा, और अगर राज्यसभा में आ रहा है तो 50 मेंबर्स साइन करेंगे to remove the judge, सुप्रीम कोर्ट जज। और ये अगर लोकसभा में हो रहा है तो स्पीकर को दे देंगे। ठीक है, अगर राज्यसभा में ये इनिशिएट हो रहा है तो चेयरमैन को। ठीक है, द स्पीकर और चेयर में एडमिट द मोशन और रिफ्यूज़ टू एडमिट इट। कुछ भी कर सकते हैं, रिफ्यूज़ कर सकते हैं या एडमिट कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ एडमिटेड देन द स्पीकर और चेयरमैन इज़ टू कॉन्स्टिट्यूट अ 3-member कमिटी टू इन्वेस्टिगेट द चार्जेस। 3 मेंबर कमेटी एक गठित हो जाएगी और चार्जेस इन्वेस्टिगेट करेगी। ठीक है, द कमेटी शुड कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस और अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। यानी ये जो कमेटी में कौन कौन हो सकते हैं, तो एक चीफ जस्टिस हो सकते हैं और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो सकते हैं और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, आगे जानते हैं
If the committee finds a judge to be guilty of misbehavior or suffering from an incapacity, the house can take up the consideration of the motion. यानी अगर ये पाया जाता है कि कुछ उन्होंने मिसबिहेवियर किया है जज ने, और वो कुछ मतलब सफरिंग फ्रॉम इनकैपेसिटी का मतलब होता है कि अब वो असक्षम हो गए हैं, तो इनके जो चार्जेस होंगे और ये जो मोशन इनिशिएट किया गया है वो टेकअप कर लिया जाता है. After the motion is passed by each house of parliament by special majority, an address is presented to the president for removal of the judges. यानी मोशन पास हो चुका है और स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा पास हो चुका है और फिर प्रेजेंट कर दिया गया है प्रेसिडेंट को रिमूवल के लिए. ठीक है. फाइनली द प्रेसिडेंट पासेज एन ऑर्डर रिमूविंग द जज. प्रेसिडेंट पास कर देंगे ऑर्डर और जज रिमूव हो जाएंगे. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट कि अभी तक कोई भी जज अभी सुप्रीम कोर्ट के मतलब इम्पीच नहीं किए गए हैं. ठीक है. द फर्स्ट केस ऑफ इम्पीचमेंट इज़ दैट ऑफ जस्टिस वी रामास्वामी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 1991 से लेकर 1993 तक. थ्रू द इंक्वायरी कमेटी फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर, ही कुड नॉट बी रिमूव्ड एज द इम्पीचमेंट मोशन वॉज डिफीटेड इन द लोकसभा. द कांग्रेस पार्टी एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग. यानी कि ये लाया गया था इनके प्रति जो जस्टिस थे वी रामास्वामी, लेकिन क्या हुआ था कि मतलब कांग्रेस पार्टी ने वोट करने से ही मना कर दिया था, तो इनके सारे जो चार्जेस थे वो कैंसिल आउट हो गए थे, मतलब इनका रिमूवल नहीं हुआ था. ठीक है. कुछ जान लेते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होते हैं. द सुप्रीम कैन कह रहे हैं कि मतलब एक्टिंग का मतलब है कि अभी उनका प्रॉपर अपॉइंटमेंट नहीं होता है, एक्टिंग बन जाते हैं कभी कभी. ठीक है. तो एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में और एडहॉक रिटायर्ड ये सब जान लेते हैं. द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. कब कब कर सकते हैं. व्हेन द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ वैकेंट. मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ऑफिस वैकेंट है, तो कुछ समय के लिए एक्टिंग चीफ जस्टिस भी बनाए जा सकते हैं. द चीफ जस्टिस ऑफ इज़ टेम्परली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ टेम्परली एब्सेंट, मतलब किसी कारणवश कुछ समय के लिए नहीं है, तब कर सकते हैं. द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ अनएबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज़, मतलब परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं ड्यूटीज़ को, तो भी बनाए जा सकते हैं. एडहॉक जजेस क्या है. व्हेन देयर इज़ लैक ऑफ कोरम ऑफ परमानेंट जजेस टू होल्ड और कंटिन्यू एनी सेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट अ जज ऑफ हाई कोर्ट एज एन एडहॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर अ टेम्प्रेरी पीरियड. मान लीजिए कोरम कंप्लीट नहीं है. कोरम का मतलब होता है मिनिमम जो जजेस होने चाहिए वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, तब एडहॉक जजेस भी अपॉइंट कर सकते हैं. कौन अपॉइंट कर सकते हैं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही अपॉइंट कर देंगे. ठीक है. आगे जानते हैं रिटायर्ड जज. यानी एट एनी टाइम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन रिक्वेस्ट अ रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट or a retired judge of a high court who is duly qualified for appointment as a judge of the Supreme Court to act as a judge of the Supreme Court for temporary period. मान लीजिए कोई वैकेंसी खाली है और कुछ समय के लिए मतलब इट इज़ नीडेड, तो रिटायर्ड जज भी अपॉइंट किए जा सकते हैं. उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी कि वो क्वालिफ़िकेशन रखते होंगे किसकी, मतलब सुप्रीम कोर्ट जज बनने की क्वालिफिकेशंस रखते होंगे, तो उनको टेम्प्रेरी पीरियड के लिए भी रखा जा सकता है. ही कैन डू सो ओनली विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो ऑफ द पर्सन टू बी अपॉइंटेड. प्रीवियस कंसेंट प्रेसिडेंट का इसमें होगा और जिनको बनाया जा रहा है उनसे भी कंसेंट लिया जाएगा. ठीक है. आगे जानते हैं सीट एंड प्रोसीजर. सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कहाँ होती है. द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दिल्ली एज द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. सबको पता है दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है. बट इट ऑल्सो अथोराइजेज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू अपॉइंट अदर प्लेस और प्लेसेस एज सीट ऑफ द, मतलब कहीं और भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया जा सकता है. ठीक है. ही कैन टेक डिसीजन इन दिस रिगार्ड ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट का अप्रूवल नीडेड होगा इसमें भी. दिस प्रोविजन इज़ ओनली ऑप्शनल एंड नॉट कंपल्सरी. ये एक तरह से ऑप्शनल रखा गया, कंपल्सरी प्रोविजन नहीं है. दिस मीन्स डैट द नो कोर्ट कैन गिव एनी डायरेक्शन आइदर टू द प्रेसिडेंट और टू द चीफ जस्टिस टू अपॉइंट एनी अदर प्लेस एज सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट थोड़ा सा जान लेते हैं. द सुप्रीम कोर्ट कैन विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग
generally the practice and procedure of the court. The constitutional cases or reference made by the president under article 143 are decided by a bench consisting of at least 5 judges. यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है वो एटलीस्ट 5 जजेस की होती है, ठीक है. ऑल अदर cases are decided by single judges and division benches. The judgments are delivered by the कह रहे हैं जो सारे डिसीजंस होते हैं, जो जजमेंट्स होते हैं वो ओपन कोर्ट में होते हैं. ऑल जजमेंट्स आर बाय मेजोरिटी वोट, बट इफ़ डिफरिंग देन जजेस कैन गिव डिसेंटिंग जजमेंट्स और ओपिनियन. मान लीजिए कोई आपको पता ही है मेजोरिटी की तरफ ही चले जाते हैं, लेकिन डिसेंटिंग उनके मत भी होते हैं. मतलब कई बार होता है 3-2 से मेजोरिटी आ गई, लेकिन 2 तो उसके अगेंस्ट किसी भी रूलिंग के अगेंस्ट हैं. ये सारी बातें कही जा रही हैं, ठीक है. इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जान लेते हैं. मोड ऑफ अपॉइंटमेंट. द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट विच मीन्स कैबिनेट in consultation with the members of the judiciary itself, that is the Supreme Court and the High Courts. This provision curtails the absolute discretion of the executive as well as ensures that the judicial appointments are not based on any political or practical considerations. ये जान लीजिए कि क्यों इंडिपेंडेंस ऑफ द कोर्ट कहा गया है, क्योंकि इनका जो अपॉइंटमेंट हो रहा है वो प्रेसिडेंट कर रहे हैं. कैबिनेट के डिसीजंस होते ज़रूर हैं, लेकिन इनमें इनके सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो खुद भी रहते हैं, ठीक है. इसलिए पूरा एग्जीक्यूटिव का डिसीजन नहीं होता है, इसलिए भी कहा गया. सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है मानी, ठीक है. द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर प्रोवाइडेड विद सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. दे कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ओनली इन द मैनर ऑन द ग्राउंड्स मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब हटाया जा सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं होता है, इसलिए कह रहे हैं. दिस मीन्स दैट दे डू नॉट होल्ड देयर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट दो दे आर अपॉइंटेड बाय हिम. दिस इज ऑब्वियस फ्रॉम द फैक्ट दैट नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन रिमूव्ड सो फार. अभी तक कोई हटाए नहीं गए हैं, ठीक है, इम्पीचमेंट के प्रोसेस के द्वारा. फिक्स सर्विस कंडीशंस हैं इनकी. द सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, लीव एंड पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट. टाइम टू टाइम पार्लियामेंट डिटरमिन करती रहती है. दे कैन नॉट बी कुछ भी कम नहीं किया जा सकता है इनकी सैलरी, अलाउंसेस, ये सारी, जब तक कि कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं देश में लगती है, तब तक इनके सारे अलाउंसेस और सारी जो भी इनकी पेंशन्स हैं, सारी चीज़ें इनको बराबर मिलती रहती हैं. फिलहाल अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी भी इंडिया में नहीं लगी है, ठीक है. एक्सपेंसेस चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड. कहाँ से इनकी सैलरीज आती हैं वो जानते हैं. सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ द जजेस एंड स्टाफ एज वेल एज द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है. इनकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही सारी चीज़ें आती हैं. दस दे आर नॉन वोटेबल बाय द पार्लियामेंट दो दे कैन बी डिस्कस बाय इट. मतलब इसमें वोटिंग नहीं होती है, डिस्कशन हो सकता है, ठीक है. कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड. मतलब कंडक्ट मतलब उनके बारे में ये सारी सुविधाएं दी गई हैं कि उनका कंडक्ट डिस्कस नहीं किया जा सकता है. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स एनी डिस्कशन इन पार्लियामेंट और इन स्टेट लेजिस्लेचर with respect to the conduct of judges of Supreme Court in discharge of their duties except when an impeachment motion is under consideration. जब तक कि कोई इम्पीचमेंट मोशन नहीं लाया गया तब तक उनकी कंडक्ट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो सकता है, ये बता रहे हैं. बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट. द रिटायर्ड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्लीडिंग और एक्टिंग इन एनी कोर्ट बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. दिस इंश्योर्स दैट दे डू नॉट फेवर एनी वन इन होप ऑफ फ्यूचर फेवर. मतलब ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं तो किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस फिर अन्यथा नहीं कर सकते हैं, ठीक है. रिटायर्ड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्लीडिंग. मतलब रिटायर्ड हो गए तो भी नहीं किसी की प्लीडिंग कर सकते हैं, कोई भी केस नहीं लड़ सकते हैं. पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट. अवमानना जो होती है कोर्ट में, वो इनको पावर दी गई है कि अगर इन कोर्ट का अवमानना कोई करता है तो सज़ा दी जा सकती है, ठीक है. द सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश एनी पर्सन फॉर इट्स कंटेम्प्ट. दस इट्स एक्शन एंड डिसीजंस कैन नॉट बी क्रिटिसाइज्ड एंड अपोज्ड बाय एनी बॉडी. Freedom to appoint its staff. The Chief Justice of India can appoint officers and servants of the Supreme Court without any interference from the executive. यानी अपने स्टाफ का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इसमें कोई एग्जीक्यूटिव का कोई रूल नहीं होता है, वो स्वतः करते हैं, इंडिपेंडेंट हैं. Its jurisdiction cannot be curtailed. यानी the parliament is not authorized to curtail the jurisdiction and powers of the Supreme Court. The Constitution has guaranteed to the Supreme Court jurisdiction of various kinds. However, the parliament can extend the same.
Separation from the executive. The Constitution directs the state to take steps to separate the judiciary from the executive in public services. This means that the executive authority should not possess the judicial powers. Consequently, upon its implementation, the role of executive authorities in judicial administration came to an end. ठीक है, कह रहे हैं कि सेपरेशन है एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी से. ठीक है, कोई उनका इंटरवेंशन नहीं हो सकता है किसी भी एग्जीक्यूटिव बॉडी का, ये बता रहे हैं. ठीक है, अब जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को किन किन प्रकार का, किस किस प्रकार का जुरिस्डिक्शन है. तो कितने प्रकार का जुरिस्डिक्शन है वो जान लेते हैं. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, रिट जुरिस्डिक्शन है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है और एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है. पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं एंड अदर पावर्स. तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जानते हैं किन किन के बीच में है. द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड द डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द इंडियन फेडरेशन. किन किन के बीच में हो सकता है? बिटवीन द सेंटर एंड वन मोर स्टेट्स. ठीक है, बिटवीन द सेंटर एंड एनी स्टेट और स्टेट वन साइड एंड अदर स्टेट ऑन द अदर साइड. ये है बिटवीन टू और मोर स्टेट्स. ठीक है, इन अबव फेडरल डिस्प्यूट्स द सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इनको दिया गया है. ठीक है, with regard to exclusive original jurisdiction of the Supreme Court, 2 points should be noted. One, the dispute must involve a question whether a law or a fact, ठीक है, on which the existence or extent of legal right depends. Further jurisdiction of the Supreme Court does not extend to the following. क्या क्या नहीं होगा ये भी बता रहे हैं, कहाँ कहाँ नहीं होगा इनका jurisdiction. A dispute arising out of any pre-constitution treaty, agreement, covenant, engagement, sanad or the similar instrument. ठीक है, a dispute arising out of any treaty, agreement which especially provides the said jurisdiction does not extend to such dispute. Interstate water disputes, matters refer to the Finance Commission, adjustment of certain expenses and pensions between center and states, original dispute of commercial nature between center and states, recovery of damages by a state against the center. In 1961, the first suit under the original jurisdiction of the Supreme Court was brought by West Bengal against the center. The state government challenged the constitutional validity of Coal Bearing Areas Acquisition and Development Act 1957 passed by the Parliament. However, the Supreme Court dismissed the suit by upholding the validity of the act. ठीक है, मतलब ये बता रहे हैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें कि जैसे मान लीजिए कोई कॉवनेंट है, ट्रीटी है, इन सब में उनका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का नहीं होता है. कोई फाइनेंस से रिलेटेड मैटर है, फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड मैटर है, तो उनका उसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है. नेक्स्ट जान लेते हैं रिट जुरिस्डिक्शन, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वो उनको एम्पावर किया गया है 5 रिट्स को इशू कर सकते हैं. कौन कौन सी रिट्स हैं? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, कोवेरेंटो एंड सर्शोरारी फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, सभी को पता है. एपलेट जुरिस्डिक्शन जान लेते हैं कि किन किन मैटर्स में इनके पास. एपलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि जो अपील जाती है तो उन किन किन मैटर्स में हो सकती है. तो अपील्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, अपील्स इन सिविल मैटर्स, अपील्स इन क्रिमिनल मैटर्स एंड अपील बाय स्पेशल लीव. ठीक है, आगे जानते हैं. तो आगे ये हम जान रहे हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन. तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में क्या है, थोड़ा सा इसमें जान लीजिए. जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है वो आर्टिकल 143 के तहत मिलता है. authorizes the president to seek the opinion on the Supreme Court in 2 categories of matters. यानी सुप्रीम कोर्ट किनको एडवाइस कर सकते हैं? प्रेसिडेंट को कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 143. किन किन मैटर्स पे कर सकते हैं वो जान लेते हैं. ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विच हैज़ अराइजन और विच इज़ लाइकली टू अराइज. मतलब कोई ऐसा मैटर है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, तो अगर उसमें प्रेसिडेंट को जानना है कि इसमें क्या होना चाहिए, क्योंकि इंटरप्रिटेशन तो कोर्ट्स ही करती हैं. सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा जाता है. ठीक है, दूसरा क्या है, ऑन एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, एग्रीमेंट, कॉवनेंट, इंगेजमेंट, सनद और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स. यानी कोई डिस्प्यूट ऐसा अराइज हो चुका है कि जो ट्रीटी एग्रीमेंट इस प्रकार के हैं और प्रेसिडेंट
उनसे इंफॉर्मेशन या एडवाइस सीख करना चाहते हैं, उनसे जानना चाहते हैं क्या इसका मैटर है, तो वो कर सकते हैं। और इसका अगर इसका कॉन्ट्ररी देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इन सब मैटर्स में प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 143। अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, मतलब इसका मतलब जान लेते हैं क्या होता है। द जजमेंट प्रोसीडिंग्स एक्ट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड फॉर परपिचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमनी, माने जितने भी रूलिंग्स आती हैं, जितने भी डिसीजंस आते हैं, जजमेंट्स आते हैं, सबको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं और रखा जाता है उसको। दीज रिकॉर्ड्स आर एडमिटेड टू बी ऑफ एविडेंशियरी वैल्यू, यानी इनकी एविडेंशियरी वैल्यू होगी। and cannot be questioned when produced before any court. They are recognized as legal precedent and legal references. ठीक है, दूसरा है इट हैज़ पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आइदर विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 6 months विद अ फाइन अप टू 2000 और विद बोथ। ठीक है, पावर ऑफ कंटेम्प्ट भी मतलब मान लीजिए कोई कंटेम्प्ट करता है कोर्ट का तो 6 months का इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं और फाइन लगा सकते हैं। ठीक है, जो कि दोनों भी हो सकता है, 2000 तक का फाइन लगा सकते हैं और दोनों हो सकता है। इन 1991 सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट इट हैज़ पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट नॉट ओनली ऑफ इटसेल्फ बट ऑल्सो ऑफ हाई कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स फंक्शनिंग इन द एंटायर कंट्री। मतलब ये लोअर कोर्ट्स पे भी लगा सकते हैं कंटेम्प्ट। ठीक है Contempt of court may be civil or criminal. Civil contempt means willful disobedience to any judgment, order or writ or other processes of a court. ठीक है, criminal contempt means the publication of any matter or doing an act which scandalizes or lowers the authority of the court, prejudices of the or influences with due course of judicial proceeding, interferes or obstructs the administration of justice in any ये सारे इसमें क्राइटेरियाज हैं किन किन बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट मतलब अपना पावर ऑफ कंटेम्प्ट यूज़ करती है। ठीक है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू जान लेते हैं क्या है। जुडिशियल रिव्यू इज़ द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन द constitutionality of legislative enactments and executive orders of both central and state governments. On examination, if they are found to be violative of the constitution, that is ultra vires, they can be declared as illegal, unconstitutional and invalid, null and void by the Supreme Court. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज़ द अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पहले भी बताया मैंने। इट कैन गिव फाइनल वर्जन टू द स्पिरिट एंड द कंटेंट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड जो भी यूज़ की जो फाइनल इंटरप्रेटर होगा कॉन्स्टिट्यूशन का वो होगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब इसमें जान लीजिए कि इसी इंटरप्रिटेशन में ही उन्होंने बहुत सारी डॉक्ट्रिन दे दी। कौन कौन सी डॉक्ट्रिन है, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस एंड सो ऑन, डॉक्ट्रिन ऑफ फिफ्थ सब्सटेंस। ये सब हम जो लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ते हैं, उसके डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अदर पावर्स में क्या है, सुप्रीम कोर्ट वेरियस अदर पावर्स हैं, जो भी एक्सक्लूसिव पावर्स तो हैं ही हैं, लेकिन उसके पास एंसिलरी पावर्स भी हैं और भी बहुत सारी पावर्स हैं। ठीक है, Supreme Court jurisdiction and powers with respect to matters in the union list can be enlarged by the Parliament. Further, its jurisdiction and powers with respect to other matters can be enlarged by a special agreement of center and state. तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स जान लेते हैं क्या क्या हैं। सीनियर एडवोकेट्स होते हैं, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड होते हैं एंड अदर एडवोकेट्स होते हैं। तो सीनियर एडवोकेट्स कौन होते हैं? दीज आर एडवोकेट्स हु आर डेजिग्नेटेड एज सीनियर एडवोकेट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया or by any high court. The court can designate any advocate with his consent as senior advocate if in its opinion by virtue of his ability, standing at the bar or special knowledge or experience in law, a said advocate is deserving of such distinction. यानी कि जो सीनियर एडवोकेट जान ही रहे हैं कि बहुत ही काबिल वकील होते हैं और उनकी बहुत एक्सपर्टीज़ होती है, उन्हीं लोग को बनाया जाता है। सीनियर एडवोकेट इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू अपीयर विदाउट एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है, वो जानेंगे आगे, उसी के बेसिस पे वो वहाँ पे अपीयर होते हैं, अपने केसेस को प्रेजेंट करते हैं, केसेस लड़ते हैं। ठीक है, आगे जानते हैं। ही इज़ ऑल्सो नॉट एंटाइटल्ड टू एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन टू ड्रॉ
pleadings or affidavit, advise on evidence or do any drafting work of an analogous kind in any court or tribunal। इनके अलावा और कहीं नहीं वो कर सकते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अगर वो सीनियर एडवोकेट हैं तो उनके अलावा वो कहीं और प्रैक्टिस नहीं कर सकते, किसी ट्रिब्यूनल वगैरह में नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, ये बताया। एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड क्या होते हैं? ओनली दोज एडवोकेट्स आर एंटाइटल्ड टू फाइल एनी मैटर और डॉक्यूमेंट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, दे कैन फाइल एन अपीयरेंस और एक्ट फॉर अ पार्टी इन द सुप्रीम कोर्ट। जो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड होंगे वही वहाँ पे प्लीड कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, अदरवाइज जो एडवोकेट्स होते हैं उनको ये राइट नहीं दिया गया है। ठीक है, अदर एडवोकेट जानते हैं, दीज आर एडवोकेट्स हुज नेम्स आर एंटर्ड ऑन द रोल ऑफ एनी स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया maintained by the Advocates Act 1961 and they can appear and argue any matter on behalf of a party in the Supreme Court but they are not entitled to file any document or matter before the court। मतलब other advocates appear हो सकते हैं, argue कर सकते हैं अपनी पार्टी के बिहाफ में, बट वो कोई डॉक्यूमेंट और मैटर नहीं फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपने समझा होगा, संक्षेप में जितना मैं कर सकती थी मैंने कर दिया है। और इसके जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि वो भी बहुत कभी कभी केवल आर्टिकल ही पूछ लेते हैं कि किसमें क्या दिया है। तो 124, ठीक है, आर्टिकल एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 124A नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कि अब अबॉलिश हो चुका है। वो कुछ समय के लिए आया था कि कॉलेजियन सिस्टम हटा रहे थे और कुछ और लग, लेकिन इसको कोर्ट ने ही अबॉलिश कर दिया था। 124B फंक्शंस ऑफ द कमीशन। 124C पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ। 125 सैलरीज हैं ऑफ जजेस। 126 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। 127 अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। 128 attendance of retired judges at the sittings of the Supreme Court. 129 Supreme Court to be a court of record. 130 सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कहाँ पे बैठती है सुप्रीम कोर्ट वो बताया गया। 131 में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। 131A में एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू क्वेश्चन एज टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉज, जो कि अब रिपील हो चुका है। ठीक है, 132 एपेलेट जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, 133 appellate jurisdiction of Supreme Court in appeals from High Court in regard to civil matters। और 132 में क्या था? appellate jurisdiction of Supreme Court in appeals from High Court in certain cases। ठीक है, 134 criminal matters से related जो appellate jurisdiction उनको दिया गया है। 134A certificate for appeal to the Supreme Court। 135 jurisdiction and powers of federal court under existing law to be exercisable by सुप्रीम कोर्ट। 136 सभी को पता है, स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। 137 रिव्यू ऑफ जजमेंट्स कर सकते हैं। 138 इनलार्जमेंट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 139 कन्फर्ममेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू पावर्स टू इशू सर्टेन रिट्स। 139 के तहत रिट्स इशू करते हैं। ठीक है, जहाँ इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। 139 के तहत 139A क्या करता है? ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन केसेस। 140 ancillary powers of the Supreme Court। 141 is law declared by Supreme Court to be binding on all courts। ठीक है, 142 enforcement of decrees and orders of the Supreme Court and orders as to discovery etc। 143 power of president to consult Supreme Court, ये important है। 144 civil and judicial authorities to act in aid of the Supreme Court। 144A special provisions to डिस्पोजल ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉज, जो कि अब रिपील किया जा चुका है। 145 रूल्स ऑफ कोर्ट हैं। 146 ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड 147 इंटरप्रिटेशन है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। बहुत लंबा लेक्चर सेशन हो गया, इसको बार बार आप देखेंगे, एक बार में नहीं समझ में आएगा, तो इसको रिपीट मोड में देखिए, समझिए और जानिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस गिवन हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, तो कल मिलते हैं। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ध्यान से पढ़िए, एंजॉय करिए रीडिंग को। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।